नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का 5वां पाठ है जैव प्रक्रम, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शुरू के 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। तुम स्टूडेंट की तरह टीचर भी थोड़ा लेजी होता है, इनको कौन टाइप करे, तो इनमें उत्तर ही तो बताना है। तो मनुष्य में वर्ग यानी किडनी का एक भाग है। वर्ग क्या एक तंत्र का भाग है, सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन या परिवहन। उत्सर्जन तंत्र में होती है किडनी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो जल का वहन करता है कौन? जाइलम, ए हो जाएगा। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट है वो विखंडन होता है, उससे क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये क्रिया किस में होती है? तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी और चौथे में बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे का प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम कहाँ होता है। तो पहली बात, ये कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में होता है। अब ये होता कैसे, ये देखते हैं। ये क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है ना। बड़ी बड़ी वसा की गोलिकाएं होती है। तो पहला काम है कि एंजाइम इन पर काम नहीं कर सकता इतनी बड़ी, तो इनको तोड़ना आवश्यक है छोटी छोटी गोलिकाओं में। तो ये कैसे होता है? ये लीवर द्वारा स्रावित, यानी हमारा यकृत होता है, वो पित्त लवण स्रावित करता है और पित्त लवण जाकर क्या करता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और ये इमल्सीकरण क्रिया कहलाती है। यानी पित्त लवण द्वारा इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। छोटी छोटी गोलिकाएं हो जाती है, फिर इन पर एंजाइम आसानी से क्रिया कर लेता है। उसके बाद है पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम की विशेषता क्या होती है? ये सिर्फ क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, इसलिए क्षारीय बना देता है और यह सक्रिय होकर क्रियाशील हो जाता है। और यह लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और पचित वसा आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस तरह वसा का अवशोषण होता है। आगे बात करते हैं भोजन के पाचन में लार की भूमिका बतानी है इसके अंदर प्रश्न में। तो लार की भूमिका इस प्रकार है। तो लार एक तो क्या करती है? भोजन को गीला करती है, जिससे हम भोजन को निगल ले आसानी रहती है इसके लिए। दूसरा, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। ये क्या करता है? यह जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। जटिल कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। ठीक है, इसको शर्करा में बदल देता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? लाइसोजाइम पाया जाता है, एंजाइम जो क्या करता है? हानिकारक बैक्टीरिया जो भोजन के साथ गए उनको ये नष्ट कर देता। तो इनके 3 कार्य हो गए। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चले। फिर 7वां प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी, ये बताना और उसके उपोत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सिचुएशन या परिस्थितियां इस प्रकार है। क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो पौधों के हरे भाग में होता है, जो ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, सनलाइट चाहिए, कहाँ से लेंगे पौधे? सूर्य से लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से ली जाएगी। जल पौधे जड़ों द्वारा भूमि से लेंगे। तो 4 चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। और कहाँ कहाँ से लेते हैं ये भी बता दिया। अब प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद बताने के लिए हमें क्या चाहिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण की समीकरण बतानी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल जल क्रिया करते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है, एक तो ग्लूकोज या शर्करा बन जाती है। इसके अलावा 6 मोल ऑक्सीजन बन जाती है और 6 मोल ही जल बन जाता है। तो ये क्या है? रिएक्शन है। ये तीर के निशान के ऊपर लिख रखे हैं। ठीक है ना, ये क्लोरोफिल और ये सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, ये तीर का निशान है यहाँ तक। फिर आगे की रिएक्शन ये आगे आप लिखना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे हैं जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन इधर है। वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अवायवीय किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, जबकि इसमें होता है अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन। इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जबकि अवायवीय में होता है लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड।
वायु में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 38 एटीपी, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो होती है 2 एटीपी। इसके बाद कि किन में होती है वायु, तो ये ज़्यादातर उच्चतर पौधे होते हैं, उच्चतर जीवधारी जैसे पौधे, जंतु, मानव, हिरण में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन निम्नतर जीवन जैसे ईस्ट और फीताकृमि में होता है। और ये वायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय श्वसन होता है कोशिका द्रव्य में और मानव की पेशी कोशिका में 2 जगह होता है। ठीक है, तो ये था वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए एक्सचेंज के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है, किस तरह डिजाइन की गई है, ये आपको बताना है। तो कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का एक्सचेंज या विनिमय, उसके कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण यानी बड़ा जाल होता है, फैला हुआ जाल होता है, जो क्या करता है, वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा रुधिर में विलय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर ले जाए। यानी कूपिका एक माध्यम उपलब्ध कराती है। या ऑक्सीजन लेती है, रुधिर को दे देती है, ठीक है, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वापस इधर दे देती है। ठीक है, तो एक माध्यम उपलब्ध करा दिया। ठीक है, एक तरह का एक जंक्शन हो गया जहाँ एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है? तो हीमोग्लोबिन है जिसके कारण क्या हम शरीर का खून है वो लाल होता है, और ये इसमें आयरन होता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है किस खनिज या तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आयरन होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मानव में शोषण वर्णक है वो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यानी हीमोग्लोबिन से ही क्या है, शरीर में ऑक्सीजन जुड़ती है, यह बंध बनता है HbO2, फिर ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन भी कम होगा। ठीक है, और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हम जो खाते हैं उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए, ऊर्जा कब मिलेगी? तब वो अंदर जाकर ग्लूकोज टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करती है। ठीक है, थकान अनुभव होगी और हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी, है ना, सांस तेजी से आएगा। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, ना खून की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा और थकान जल्दी आएगी। ठीक है, तो आयरन की टेबलेट लेकर या आयरन युक्त जैसे सेव है, इसके अलावा सेब के अलावा पालक है, खाकर आप क्या एनीमिया रोग को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और ये क्यों आवश्यक है? तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक चक्र में दो बार खून है, रुधिर है, वो हृदय में जाता है और हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित खून को मिलने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने और निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, तभी हमें अच्छी ऊर्जा मिलेगी और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा। इसलिए क्या डबल सर्कुलेशन जरूरी है। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम पदार्थों का वहन किस तरह करते हैं? 12वें प्रश्न में इनमें अंतर देखना है। तो जाइलम है, ये क्या करता है, जल और खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी यानी कि पौधा है, ये ऊपर की साइड ले जाता है जल और खनिज को। जबकि फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन अमीनो अम्लों का सवन दोनों दिशाओं में करता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड करता है। जाइलम में ये जल और लवण का सवन दाब और वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा करता है। यानी एक पौधा है, पौधे में जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्ती से एक बूंद जल निकलती है, फिर यहाँ वाली बूंद यहाँ आती है, यहाँ वाली आती है, यहाँ आती है, और इसको ही कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण, और इससे सवन दाब उत्पन्न होता है और इस तरह ये इधर से पानी निकलता जाता है और नीचे से ऐसे जाता जाता है। ठीक है, और जबकि फ्लोएम में पदार्थों को वहन के लिए इसमें एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जाइलम ऊतक के पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं और वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक होते हैं। यानी जाइलम पदार्थों का परिवहन किससे करता है? मृत ऊतकों द्वारा। जबकि फ्लोएम क्या करता है? जीवित से करता है। चाल नलिका यानी कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब होती है जो सहायता करती है, दोनों क्या जैव कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये था जाइलम और फ्लोएम में अंतर। इसके बाद देखते हैं फुफ्फुस में कुपिकाओं और वर्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए ना, कंपैरिजन कीजिए। ठीक है ना, ये तो फेफड़ों में पाई जाती है कुपिकाएं और ये किडनी में पाई जाती है। तो ये क्या है, फुफ्फुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जबकि ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन? नेफ्रॉन। कुपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है और इसके द्वारा खून का आदान प्रदान होता है। कुपिका ये रक्त से CO2 पृथक करता था, शरीर से बाहर निकालता है, खून से
कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर बाहर भेजता है। इसमें नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वर्गाणु में रुधिर से अलग किए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, जो नाइट्रोजन पदार्थ बनते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनको अलग करता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, कूपिकाएं गैसों का विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है। यह कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उत्पन्न करता है। यानी तो खून को फिल्टर करने के लिए क्षेत्र दे रहा है, जबकि यह गैसों के एक्सचेंज के लिए दे रहा है क्षेत्र। ठीक है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जबकि नेफ्रॉन में इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे तक अंदर होता है और छने हुए यूरिन को एकत्रित करता है। ठीक है ना। यह था दोनों में अंतर। 13% थे, इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न कर लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको शेयर जरूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।